हेलो एंड वेलकम JKPSI ज्योग्राफी सीरीज़ का आज है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताएं, अगर आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आपको हमारे JKPSI बैच का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ज़रिए जाके बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको JKPSI की कंप्लीट कोचिंग करा दी जा रही है। इसके साथ साथ बच्चा, अगर आपको ज्वाइन करना नहीं आता तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमारे कोऑर्डिनेटर्स को मैसेज कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बोलना चाहता हूं कि हमने एप्लीकेशन पे फ्री JKPSI के टेस्ट स्टार्ट किए हुए हैं। जितने भी बच्चे JKP सब इंस्पेक्टर फ्री टेस्ट देना चाहते हैं वो क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाके हमारी JK सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को वो इंस्टॉल करेंगे। उस एप्लीकेशन में जाके आपको JKPSI बैच ढूंढना पड़ेगा, उसी बैच में साइड में आपको फ्री टेस्ट भी बच्चा मिल जाएगा। ओके, आज है लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले अगर सवाल आए सोलर सिस्टम को डिस्कवर किसने किया है, तो याद रखना है आपको, कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया है। ओके, अब सोलर सिस्टम के अंदर आता क्या क्या है, तो बच्चा सोलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले स्टार आता है। एक स्टार आता है जिसका नाम है सन, है ना। सन के साथ साथ उसकी फैमिली भी आती है। तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स आते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय IAU, 5 डवार्फ प्लैनेट्स आते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय IAU। बच्चा ऐसे आप इंटरनेट पे जाएंगे ना तो आपको 8-10 डवार्फ प्लैनेट्स का नाम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सवाल आए हाउ मेनी डवार्फ प्लैनेट्स आर देयर, तो आपको 5 ही लिखना है। क्यों? क्योंकि 5 को ही रिकॉग्नाइज किया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। तो कितने प्लैनेट्स है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, कितने प्लैनेट्स को रिकॉग्नाइज किया है, उतने ही प्लैनेट्स आपको जवाब देना है एग्जाम में भी। तो 8 प्लैनेट्स है। कितने डवार्फ प्लैनेट्स है? 5 डवार्फ प्लैनेट्स है। डन। ओके, इसके साथ साथ सोलर सिस्टम में आपको सैटेलाइट्स भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सोलर सिस्टम में आपको स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज भी देखने को मिलेंगे। स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज के अंदर क्या क्या आता है? कॉमेट्स आता है, एस्टेरॉइड्स आते हैं, मीटियोराइड्स आते हैं, मीटियोर्स आते हैं, मीटियोराइट्स आते हैं। तो ये सब है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। ओके, अब जितना भी मैंने आपको बताया, सोलर सिस्टम के अंदर सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, 5 डवार्फ प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आते हैं और स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज आते हैं। बच्चा, ये पूरा सोलर सिस्टम जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ, अगर ये सवाल आएगा तो आपको बोलना है इसका फॉर्मेशन हुआ है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। तो कब बना है सन, कब बना है अर्थ, कब हुआ है जन्म या बर्थ सन का, अर्थ का, प्लैनेट्स का, डवार्फ प्लैनेट्स का, सैटेलाइट्स का, तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो इन सब का फॉर्मेशन हुआ है। याद रखना है आपको। अब ये जो बच्चा सोलर सिस्टम है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया, यहां पे है सन, स्टार है ना, एक स्टार। इसके साथ साथ 8 प्लैनेट्स है, जिनमें ये जो 4 प्लैनेट्स है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये जो पहले 4 प्लैनेट्स है, सन के नजदीकी 4 प्लैनेट्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इनको बोला जाता है इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या रॉकी प्लैनेट्स। ओके, ये जो मार्स है, मार्स के बाद आता है एक बेल्ट जिसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या बोलते हैं इसको? एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर एक ही डवार्फ प्लैनेट आता है। 5 डवार्फ प्लैनेट से, लेकिन एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर एक डवार्फ प्लैनेट आता है जो कि सबसे छोटा डवार्फ प्लैनेट है और सबसे सन के नजदीकी डवार्फ प्लैनेट है, जिसका नाम है सिरस। सिरस। ओके ओके, तो मैंने आपको क्या बोला? सन है, सन के साथ साथ 4 इनर प्लैनेट्स है। इनर प्लैनेट्स बोलो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलो, रॉकी प्लैनेट्स बोलो, एक ही बात है। कौन कौन सा है इनर, टेरेस्ट्रियल या रॉकी प्लैनेट? बताओ मुझे। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। इतना क्लियर है। मार्स के बाद आता है एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसके अंदर एस्टेरॉयड बेल्ट में आपको बहुत सारे एस्टेरॉयड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर एक डवार्फ प्लैनेट भी है जिसका नाम है सिरस, जो सबसे छोटा डवार्फ प्लैनेट है और सबसे करीबी सन का डवार्फ प्लैनेट है। ओके, डवार्फ प्लैनेट है सिरस। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद आता है आपका बाहर के आउटर 4 प्लैनेट्स, जिनको आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं, गैसेस प्लैनेट भी बोलते हैं। जोवियन इनको इसलिए बोलते हैं, जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक, क्योंकि ये जुपिटर जैसे प्लैनेट है। इसके अंदर कौन कौन सा आता है? जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून आता है। ये 4 आउटर प्लैनेट्स है या जोवियन प्लैनेट है। जोवियन मतलब जुपिटर लाइक प्लैनेट या गैसेस प्लैनेट है। ओके, नेपच्यून के बाहर भी, मतलब 4 आउटर प्लैनेट्स के बाहर भी एक बेल्ट है जिसको बच्चा बोलते हैं कुइपर बेल्ट। ये एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह ही है, लेकिन एस्टेरॉयड बेल्ट से बहुत बड़ा है ये कुइपर बेल्ट। इस कुइपर बेल्ट में आपको ये 4 डवार्फ प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे। एस्टेरॉयड बेल्ट में बहुत सारे एस्टेरॉयड्स है, साथ में एक डवार्फ प्लैनेट है। कुइपर बेल्ट में आपको ज्यादा डवार्फ प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे।
तो ज्यादातर ड्वार्फ प्लैनेट्स कहां पे है बच्चा? कुइपर बेल्ट में। कौन कौन सा? प्लूटो है, होमिया है, मेक है और इर्स है। ये है बच्चा कुइपर बेल्ट में ज्यादातर ड्वार्फ प्लैनेट है, चार। और चार ये है, और सिरस एक जो सबसे छोटा और सबसे सन का करीबी सिरस, ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स है टोटल में। इतना क्लियर है? अब कुइपर बेल्ट को, एस्टेरॉयड बेल्ट को, ड्वार्फ प्लैनेट्स को, ये सन को भी, सन और फॉर्मेशन ऑफ स्टार को, और बहुत सारा और मटेरियल जो है ये हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ आपको पढ़ाने वाले हैं 8 प्लैनेट्स के बारे में। ओके, 8 प्लैनेट्स का कंपैरिजन, और यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारा सवाल यहां से आता है बच्चा। आज हम सिर्फ आपको प्लैनेट्स पढ़ाएंगे, और कल हम आपको पढ़ाएंगे बाकी का, ड्वार्फ प्लैनेट हो, एस्टेरॉयड बेल्ट हो, कुइपर बेल्ट हो, एस्टेरॉयड्स, मीटियोर्स, कॉमेट्स, ठीक है ना, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज, इवन की मून भी हम कल आपको पढ़ाएंगे सैटेलाइट्स के अंदर। चलिए, अब यहां पे आपको एक बात मुझे समझानी है। ये सबसे पहले, इनको बोला जाता है इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या रॉकी प्लैनेट, लेकिन ये जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, इनको बोला जाता है आउटर जोवियन या गैसेस प्लैनेट। इतना याद रखना कि आउटर प्लैनेट्स जो है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो बहुत सारा उनमें गैस है, इसीलिए उनको गैसेस प्लैनेट्स बोलते हैं। इनर प्लैनेट्स में उतना ज्यादा गैसेस नहीं है, इसीलिए इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल या रॉकी प्लैनेट्स। ये ज्यादातर रॉक से बने हैं, रॉकी प्लैनेट्स। देखो, इनर प्लैनेट्स जो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स है ना बच्चा, इनमें पहले गैसेस थे, लेकिन सन ने सोलर विंड की वजह से इनको फूंक मारा है। तो इनर प्लैनेट्स में एक चीज हुआ है जिसको बोलते हैं डिगैसिंग। टेंशन नहीं लेना कि हमारा नोट इतना खराब हो गया बच्चा, हम आपके एप्लीकेशन पे ये पूरा नोट साफ देंगे, ऐसे जैसे यहां पे लिखा है, साफ देंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। और टेलीग्राम पे भी हम इसको शेयर करेंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी हम आपको पीडीएफ दे देंगे, टेंशन ना लेना, साफ देंगे पीडीएफ। यहां पे ये पढ़ाते थोड़ा खराब हुआ है, लेकिन ये पीडीएफ आपके याद रखना, एग्जाम में बहुत सारा मटेरियल इससे ही निकलेगा, बहुत सारा का 100% मटेरियल इसी से ही निकलना चाहिए। अब मैं आपको कुछ समझा रहा था कि सन जो है ना, उसने इनर प्लैनेट्स के गैसेस को उड़ा दिया है। इनर प्लैनेट्स के गैसेस को सन ने फूंक मार के सोलर विंड की वजह से उड़ा दिया है, तो इनर प्लैनेट्स में डीगैसिंग हुआ है, इसीलिए इनर प्लैनेट्स में गैसेस ज्यादातर नहीं पाए जाते हैं। हालांकि सन के करीबी जो मरकरी है ना, उसमें तो बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ओके, अच्छा, इतना ही नहीं, और एक रीजन है इनमें गैसेस कम है, इनका मास बहुत छोटा है, साइज कम है इनर प्लैनेट्स का, तो ये ग्रेविटेशन पुल भी कम है, जिस वजह से गैसेस को ये ज्यादा नहीं अट्रैक्ट कर पाए। अब यहां के इसके अलावा बहुत सारे और रीजन है जो हम क्लियर आपको कल के लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम सन और स्टार का फॉर्मेशन भी आपको बहुत सारा पढ़ाएंगे। अब इतना आप सबसे पहले याद रखना, पहले मैं इसको क्लियर करता हूं पीडीएफ को, एक सेकेंड। तो मैंने आपको क्या बोला कि इनर प्लैनेट्स के गैसेस को सन ने उड़ा दिया है, जिसको बोलते हैं डीगैसिंग। अब आपको ये प्लैनेट्स का जो कंपैरिजन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपकी क्लियर करनी है बच्चा, सिर्फ एक बात आप समझ लीजिए यहां पे बच्चा। ओके, सबसे पहले आपको मैंने वैसे ये बताया हुआ है कि गैलेक्सी का सेंटर, जिसको गैलेक्टिक सेंटर बोलते हैं ना, ये है गैलेक्सी का सेंटर, इसको गैलेक्टिक सेंटर बोलते हैं। और इस गैलेक्सी के आसपास सारे स्टार्स घूमते हैं, सन भी स्टार है, तो सन भी इस गैलेक्सी के आसपास रेवोल्यूशन करता है बच्चा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सन के साथ साथ पूरा सोलर सिस्टम, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, फिर है एस्टेरॉयड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर है कुइपर बेल्ट, जिसमें ज़्यादातर ड्वार्फ प्लैनेट्स देखने को आपको मिलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि गैलेक्सी के सेंटर, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के इर्द गिर्द एक रेवोल्यूशन भी सन करता है, तो पूरा चक्कर मारता है, जिसको बोलते हैं सन का रेवोल्यूशन। सिर्फ सन नहीं, पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्टिक सेंटर, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के आसपास एक चक्कर मारता है सन के साथ साथ, जिसको बोलते हैं सन का रेवोल्यूशन है ये। ओके, अब सवाल है, अर्थ का रेवोल्यूशन जो है वो तो आपको पता है, लेकिन सन का रेवोल्यूशन जो है उसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर। देखो, वैसे अर्थ हमें डिटेल में पढ़ना है, वहाँ पे मैं आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन अच्छे से समझाऊंगा, और सन भी हम आपको कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल इतना क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए जितना मैं आपको समझाना अभी चाह रहा हूँ। सुनो, सन एक चक्कर मारता है, रेवोल्यूशन मारता है, जिसको बोलते हैं कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर या सन का ईयर, और वो अर्थ के 225 मिलियन अर्थ ईयर्स होता है, मिलियन अर्थ ईयर्स होता है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सन सिर्फ रेवोल्यूशन नहीं करता,
सन रोटेशन भी करता है। तो बच्चा सन जो रोटेशन करता है वो क्या करता है, याद रखना, सन रोटेशन करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। सन रोटेशन करता है वेस्ट से लेके ईस्ट, ये पॉइंट याद रखना। सन रोटेशन करता है ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो सन रोटेशन भी करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। और रेवोल्यूशन भी करता है गैलेक्सी के सेंटर के आसपास, जिसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, एक साल, ईयर। रेवोल्यूशन हमेशा ईयर बनाता है। तो सन का ईयर कितने के बराबर है, 225 मिलियन अर्थ ईयर्स। ओके, लेकिन सन जो रोटेशन करता है बच्चा, याद रखना, सन जो रोटेशन करता है वो अर्थ के कितने डेज के बराबर है, तो लगभग 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 क्यों बोला वो मैं आपको कल बताऊंगा, सन जब पढ़ाऊंगा। लगभग लगभग 27 डेज में सन जो है वो रोटेशन भी करता है बच्चा। इतना क्लियर है। अब मेरा आपको यहां पे समझाने का चीज एक ही है, वो ये है कि सन जिस तरह वेस्ट से ईस्ट घूमता है और सन जिस तरह ये रोटेशन करता है बच्चा, इसी तरह प्लैनेट्स भी सन के इर्द गिर्द रोटेशन करते हैं। देख लीजिए यहां पे जो प्लैनेट आपका है, इनर प्लैनेट है मरकरी, ये भी ईस्ट और वेस्ट। यहां एक सेकंड ऐसे रहना, एक सेकंड, यहां पे देख लीजिए मरकरी जो है ये भी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे चक्कर मारता है सन की तरह ही। वेनस उल्टा करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेनस और यूरेनस, जहां पे नस नस है, वेनस और यूरेनस, याद रखना, वेनस और यूरेनस ये दो ईस्ट टू वेस्ट चक्कर मारते हैं। वेनस और यूरेनस क्या करता है, ये देखो, ये है ईस्ट वेनस का, ये है वेस्ट वेनस का। तो वेनस ईस्ट से वेस्ट चलता है, बाकी अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट जाती है, मार्स भी वेस्ट टू ईस्ट सन की तरह, जुपिटर भी वेस्ट टू ईस्ट सन की तरह, सैटर्न भी वेस्ट टू ईस्ट सन की तरह। लेकिन यूरेनस और वेनस जिनमें नस नस है वो ऐसे घूमते हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, नेपच्यून भी क्या करता है, वेस्ट यहां पे नेपच्यून का, ईस्ट यहां पे नेपच्यून का, नेपच्यून भी क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट। तो कहने का मतलब ये है सारे प्लैनेट्स सन की तरह ही रोटेशन करते हैं, दो को छोड़ के जो ईस्ट से वेस्ट जाते हैं। जो अगर ये वेनस है, ये ईस्ट है वेनस का, ये वेस्ट है वेनस का, वेनस ऐसे रोटेशन करता है ईस्ट वेस्ट। वेनस ही नहीं, यूरेनस भी, जिनमें नस नस है, वो सन के अपोजिट वाला रोटेशन करते हैं, या बाकी प्लैनेट्स की तरह वो नहीं है। ये चीज आपको कल भी क्लियर होगी, और वैसे आज भी नीचे यहां पे क्लियर होने वाली है, टेंशन नहीं लेना। अब यहां पे समझ लीजिए इन सब को, ये जो आपके सामने मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, इन सब को जानना है तो ये चार आपके इनर प्लैनेट्स आ गए मार्स तक। मार्स के बाद आपके आउटर प्लैनेट्स आ गए। देखो, अर्थ से आपको मरकरी भी देखने को मिल रहा था, वेनस भी, मार्स भी, जुपिटर भी, सैटर्न भी, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून नहीं दिखता था अर्थ से। तो यूरेनस और नेपच्यून डिस्कवर किया गया टेलीस्कोप में, वो भी बाद में। लेकिन अगर ये कभी सवाल आए, मरकरी से लेके सैटर्न तक किसने ये पहले देखा या अच्छी तरह ऑब्जर्व किया इन प्लैनेट्स को, किसने इनको जमीन से देखा, मरकरी को, वेनस को जमीन से देखा मतलब अर्थ से देखा, मार्स को देखा, जुपिटर को देखा अर्थ से, सैटर्न को देखा अर्थ से, तो गैलीलियो का नाम आता है शॉर्ट में। ओके, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून, इन दो में कंट्रीब्यूशन जाता है। दो यहां पे आपको याद रखना है, हर्चल ने इसको डिस्कवर किया, और यहां पे वेरियर और एडम्स, ये दो ने इसको डिस्कवर किया, नेपच्यून को और यूरेनस को। वैसे आपको आगे क्लियर होगा, फिलहाल यहां पे इतना ही, ये गैलीलियो का मतलब यहां पे इतना ही है कि मरकरी से लेके बराबर सैटर्न तक गैलीलियो का ही कंट्रीब्यूशन है ऑब्जर्व करने का, देखने का। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आपको कुछ समझाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये जो मरकरी है, ये यहां पे थोड़ा जूम कर लेता हूं। मरकरी जो है बच्चा, ये देखो यहां पे मैंने 1 लिखा, मतलब नियरेस्ट टू सन, सबसे नजदीकी मरकरी है। दूसरे नंबर पे नियरेस्ट टू सन वेनस है, तीसरे नंबर पे नियरेस्ट टू सन अर्थ है, चौथे नंबर पे नियरेस्ट टू सन मार्स है, फिर है नियरेस्ट टू सन जुपिटर, फिर है नियरेस्ट टू सन सैटर्न, फिर है नियरेस्ट टू सन यूरेनस, फिर लास्ट में आप कह सकते हैं सबसे सन के दूर है ये 8वें नंबर पे नेपच्यून। ये क्लियर है। अब यहां पे और एक बात समझ लेना, यहां पे लिखा है साइज, तो प्लैनेट्स के साइज के अकॉर्डिंग अब यहां पे बताऊंगा आपको। मरकरी नंबर 1 पे सबसे छोटा है, मरकरी से बड़ा आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा यहां पे मार्स। तो मार्स मरकरी से बड़ा है, मार्स से बड़ा वेनस है, वेनस से बड़ा अर्थ है, अर्थ से बड़ा 5th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा यहां पे नेपच्यून। नेपच्यून से भी बड़ा साइज के मुकाबले में
यूरेनस। यूरेनस से भी ज्यादा बड़ा साइज आपको सैटर्न 7वें नंबर पे, और 8वें नंबर पे मतलब सबसे बड़ा साइज बिगेस्ट प्लैनेट वो आपका जुपिटर है। ये नंबरिंग आप देख लेना, नंबरिंग क्यों लिखी थी यहां पे ये आप समझ लेना। ओके, अब इसको क्लियर करता हूं थोड़ा सा। अब देखिए, अगर सवाल आए कि सबसे छोटा प्लेनेट कौन है बच्चा, एक सेकेंड, अगर सवाल आए सबसे छोटा प्लेनेट कौन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट है मरकरी। उसके साथ साथ मरकरी के बारे में अब और पढ़ते हैं। सबसे नियरेस्ट टू सन है मरकरी। सबसे तेज रेवोल्यूशन करने वाला, रोटेशन नहीं बोला, रोटेशन वही तेज करेगा जो सबसे बड़ा होता है साइज में, रोटेशन उसी का फास्टेस्ट है, रोटेशन जो सबसे बड़ा है साइज में, जो कि जुपिटर है, सबसे बड़ा साइज में जुपिटर। ओके, लेकिन सबसे तेज रेवोल्यूशन वही करेगा जो सन के नजदीक है। अगर सवाल आए फास्टेस्ट रेवोल्यूशन या रेवोल्यूशन एक साल बनाता है, तो आपको याद रखना है मरकरी का ही है। 88 डेज में ही मरकरी पूरा सन के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाता है, रेवोल्यूशन करता है। ओके, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन सन के इर्द गिर्द एक चक्कर सिर्फ 88 अर्थ डेज में मरकरी लगाता है, इतना क्लियर याद रखना। तो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन मरकरी है। तो आपको अगर सवाल आए शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड सिर्फ 88 डेज में, फास्टेस्ट सबसे तेज रेवोल्यूशन कौन करता है, मरकरी। या शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड सिर्फ किसका छोटा साल है, शॉर्टेस्ट ईयर या शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड, वो है मरकरी का है, इतना क्लियर याद रखना। जो जितना तेज चलेगा ना सन के इर्द गिर्द, उसका उतना शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन टाइम होगा या रेवोल्यूशन पीरियड होगा या शॉर्टेस्ट ईयर उसका उतना होगा। इसका सिर्फ 88 डेज का एक साल है। ओके, अब मरकरी को स्विफ्ट प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि ये सबसे तेज घूमता है अर्थ, सबसे तेज घूमता है सन के इर्द गिर्द, सबसे तेज रेवोल्यूशन है इसका, इसको स्विफ्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। मरकरी जो है ये सन के सबसे नजदीकी है, इसलिए इधर बहुत ज्यादा डिरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम है। ये डिरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर मरकरी में देखने को आपको मिलेगा। इसका हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर मतलब दिन में मरकरी बहुत ज्यादा गर्म होता है, 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रात में मरकरी बहुत ठंडा होता है। ये रेंज हॉट और कोल्ड का, हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर का रेंज जो है ये सबसे ज्यादा आपको मरकरी में देखने को मिलेगा। नाइट में तो ये -170 डिग्री सेल्सियस जाता है, डे में तो मरकरी के ऊपर 427 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो मैक्सिमम डिरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको मरकरी में ही देखने को मिलेगा। मरकरी में सैटेलाइट्स नहीं है, सैटेलाइट बोलो या मून बोलो एक ही बात है, मरकरी में कोई भी सैटेलाइट या मून नहीं है। ओके, मरकरी सबसे कम मास वाला है, सबसे छोटा है, ये स्मॉलेस्ट है, लोएस्ट मास वाला है। ओके, और मरकरी में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी ही इन 8 प्लैनेट्स में ऐसा है जिसमें एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी में सबसे छोटा मास है। मरकरी में सैटेलाइट या मून नहीं है वेनस की तरह। मरकरी और वेनस ये दो ऐसे हैं जिनमें सैटेलाइट ही नहीं है, बाकी सब में है, इनमें सैटेलाइट ही नहीं है। ओके, इसके साथ साथ मैक्सिमम डिरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। स्विफ्ट प्लैनेट मरकरी को बोलते हैं। सबसे तेज घूमता है मरकरी, एक साल सबसे तेज मरकरी का है। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन या शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन का टाइम है, ठीक है ना, 88 डेज का ही। ओके, नियरेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, इतना क्लियर है। अब वेनस है। वेनस पे एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा, मरकरी में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वेनस में आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। और यहां पे वेनस जो है ना बच्चा, ये हॉटेस्ट है, सबसे गर्म है, मरकरी से भी हॉटेस्ट वेनस है। अब आप बोलोगे सर मरकरी तो सबसे नजदीकी है, वेनस क्यों हॉटेस्ट है? क्योंकि वेनस में एटमॉस्फेयर है। वेनस का एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वेनस पे 97% है। याद रखना है वेनस क्यों हॉटेस्ट है। आपके दिमाग में होगा सर मरकरी तो सबसे नजदीक है, वेनस क्यों हॉटेस्ट है? क्योंकि मरकरी में एटमॉस्फेयर ही नहीं है बच्चा, तो वहां पे सन की लाइट जो है, हीट जो है, उसको ट्रैप भी करना है, तब वो हॉटेस्ट बनेगा। लेकिन वेनस में एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस है, और खासकर कार्बन डाइऑक्साइड ही उसमें 97% है वेनस के एटमॉस्फेयर में। तो वेनस क्या करता है? सन की हीट को ट्रैप करता है। इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही आप कह सकते हैं वीनस सबसे हॉटेस्ट है। वीनस को लूसीफर बोलते हैं। जिस तरह से स्विफ्ट प्लैनेट आपको मरकरी को बोलते हैं, इसी तरह वेनस को लूसीफर बोलते हैं। ओके, वेनस का याद रखना, वेनस का सबसे स्लोवेस्ट और लॉन्गेस्ट रोटेशन है। रेवोल्यूशन नहीं बोला मैंने, रोटेशन बोला। सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसका है? मरकरी का। सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन मरकरी का है,
क्योंकि ये नजदीक है, मरकरी जल्दी रेवोल्यूशन करेगा सन के आसपास। लेकिन जो जितना दूर है नेपच्यून, उसका सबसे लंबा रेवोल्यूशन है। अगर फास्टेस्ट रेवोल्यूशन यहां पे मरकरी है, तो यहां पे आप देख लीजिए स्लोवेस्ट या लॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन, सबसे स्लो रेवोल्यूशन सन के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाता है, सबसे लॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट टाइम लेता है एक साल कंप्लीट करने में, वो है बच्चा नेपच्यून। लगभग नेपच्यून लेता है लगभग 165 अर्थ ईयर्स टू ऑर्बिट अराउंड द सन। इतना नेपच्यून लेता है टाइम सन के इर्द गिर्द रेवोल्यूशन, लॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन पीरियड है इसका, क्योंकि ये बहुत स्लो इसका रेवोल्यूशन है, बहुत धीरे धीरे सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। 165 अर्थ ईयर्स नेपच्यून लेता है सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में। इतना क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बोला, वेनस जो है बच्चा वो सबसे स्लो रोटेशन है उसका। एक सेकंड, सॉरी क्या हो गया, वेनस जो है बच्चा उसका सबसे स्लोवेस्ट है रोटेशन, तो वो लॉन्गेस्ट है उसका रोटेशन का पीरियड। वेनस याद रखना, एक बात कहना चाहूंगा, वेनस का एक रोटेशन मतलब जो दिन है ना, वो एक रेवोल्यूशन से ज्यादा है, एक साल से ज्यादा है। वेनस लेता है एक दिन के लिए, मतलब एक रोटेशन अलोंग वेनस का अपना एक्सिस, वेनस लेता है एक दिन के लिए 243 अर्थ डेज, लेकिन एक साल के लिए वो लेता है सिर्फ 225 अर्थ डेज। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है, लगभग वेनस जितना दिन है उसका उतना उसका एक साल भी लग। तो आपने क्या समझा बच्चा, वेनस जो है उसका दिन बड़ा होता है साल से, थोड़ा सा डिफरेंस है। दिन है वेनस का 243 अर्थ डेज, साल है वेनस का 225 अर्थ डेज, ठीक है ना, लेकिन दिन थोड़ा सा बड़ा है साल से वेनस का, ठीक है, ओके। अच्छा, अब सवाल है सर वेनस का स्लो या लॉन्गेस्ट रोटेशन क्यों है, वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ऐसा रोटेशन इतना स्लो क्यों करता है? क्योंकि बच्चा याद रखना है, वेनस जो है उसका जो रोटेशन है वो उल्टा है सन से। यहां पे आपको बताऊं, वेनस का रोटेशन है सन से अलग, सन से अलग वेनस का रोटेशन है क्लॉकवाइज या रेट्रोग्रेड। देखो बच्चा, सन के जैसा रोटेशन होना उसको बोलते हैं प्रोग्रेड, जैसे बाकी सारे जितने भी सन के आसपास सोलर सिस्टम में है, वेनस और यूरेनस को छोड़ के बाकी जितना भी है सन के आसपास वो सन की तरह ही रोटेशन करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सिर्फ, और अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करता है, सिर्फ वेनस और यूरेनस को छोड़ के, जो कि प्रोग्रेड, एक होता है रेट्रोग्रेड, दूसरा होता है प्रोग्रेड। अब जो प्रोग्रेड होता है वो होता है सन की तरह रोटेशन करना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन वेनस और यूरेनस रेट्रोग्रेड रोटेशन करता है, उल्टा, ये ईस्ट से ईस्ट टू वेस्ट जाता है बच्चा, और ये क्लॉकवाइज जाता है। वो तो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं सारे, लेकिन ये ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, ये क्लॉकवाइज जाते हैं। वेनस और यूरेनस दोनों के दोनों क्लॉकवाइज है, दोनों के दोनों ईस्ट टू वेस्ट है। वेनस और यूरेनस दोनों के दोनों में रेट्रोग्रेड रोटेशन है, प्रोग्रेड रोटेशन नहीं है जिस तरह से बाकियों का है। अब इसीलिए इतना लंबा टाइम लेता है ये, ठीक है ना, ओके। अब यहां पे वेनस जो है उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि वो सुबह और शाम को अर्थ से नजर आता है, इसीलिए इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसके साथ साथ अर्थ जैसा है वेनस, इसलिए वेनस को अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। अर्थ सबसे नजदीकी है सन के मरकरी, लेकिन सबसे नियरेस्ट टू अर्थ आपका वेनस है। मरकरी सन के नजदीक है, लेकिन वेनस अर्थ के नजदीक है, ओके। याद रखना है वेनस जो है बच्चा ये ब्राइटेस्ट है। अगर सवाल आए सारे प्लैनेट्स में सबसे चमकता कौन प्लैनेट है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है, तो वो वेनस है। रीजन क्या है, वेनस के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड है। इस सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड की वजह से वेनस में है ना, वेनस में आपको बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। तो वेनस के एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड बनता है, जिसकी वजह से चमकता है वो। कैसे? क्योंकि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड है इसमें 70% ज्यादा एल्बिडो है, 70% अल्बिडो। अल्बिडो का मतलब होता है सन की लाइट कितनी इंटेंसिटी से रिफ्लेक्ट होगी, उसको अल्बिडो बोलते हैं। कोई सरफेस होता है जिसमें से सन की लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी आंखों में, वो चमकता है, जैसे स्नो, तो उसमें अल्बिडो ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये जो सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड है, इसी की वजह से वेनस आपका ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड जो है ना, ये सन की लाइट जो है रिफ्लेक्ट हमारी आंखों की तरफ करता है। इस सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड की वजह से आप कह सकते हैं वेनस जो है उसमें 70% अल्बिडो है। अल्बिडो मतलब सन की लाइट रिफ्लेक्ट होना, ठीक है, ओके। अब मैंने अभी बोला वेनस जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है,
बाकी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, सन भी एंटी क्लॉकवाइज चलता है, सारे के सारे सन की तरह हैं, लेकिन वेनस और यूरेनस क्लॉकवाइज घूमते हैं। वेनस और यूरेनस का रेट्रोगेड है, रोटेशन है। वेनस और यूरेनस जहां पे नस नस है, वेनस यूरेनस, वो दोनों के दोनों ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करते हैं। चलो, अब जो अर्थ है वो हम आपको अर्थ के लेक्चर में ही डिटेल डिस्कशन उसमें करेंगे। अब आपके सामने है मार्स। अब जो मार्स है, मार्स का बोला जाता है रेड प्लेनेट। देखो, मैंने मरकरी को बोला, आपको बोलते हैं स्विफ्ट प्लेनेट, वेनस को बोलते हैं आपका लूसीफर, अर्थ को बोलते हैं बच्चों ब्लू प्लेनेट, जो मैं आपको अर्थ में पढ़ाऊंगा। मार्स को बोलते हैं रेड प्लेनेट। रेड इसको इसलिए बोलते हैं रेड प्लेनेट, ये रेड क्यों दिखता है? आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा है मार्स में, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं रेड प्लेनेट। बच्चा इतना क्लियर है? मार्स जो है बच्चा, ये है, मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो बोलते हैं अर्थ के बाद अगर किसी जगह जिंदगी है, हो सकती है, तो वो मार्स है, क्योंकि मार्स है सूटेबल फॉर लाइफ, क्योंकि वहां पे वाटर बहुत देखने को मिला। अच्छा, मार्स पे 2 सैटेलाइट्स है। मरकरी में कोई सैटेलाइट नहीं, वेनस में कोई सैटेलाइट नहीं, अर्थ में एक सैटेलाइट है जो मून है, जो हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो मार्स है, इसमें 2 सैटेलाइट्स हैं, एक है डेमोस और दूसरा है फोबॉस। और सारे सैटेलाइट्स में, जितने भी सोलर सिस्टम में सैटेलाइट्स हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट जो है वो है डेमोस। ये भी पॉइंट याद रख लेना। मार्स जो है ना, इसके बारे में और पॉइंट्स, एक सेकेंड, मार्स के बारे में और पॉइंट्स याद रखना, वो है मार्स पे इंडिया की तरफ से भी एक स्पेस मिशन गया है। मार्स पे 2013 को इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान जिसका नाम था, 2013 में हमने इंडिया से, इसरो ने स्पेस मिशन भेजा, मंगलयान। ओके, ये भी पॉइंट याद रखना। मार्स जो है, याद रखना, मार्स का लगभग रोटेशन लगभग अर्थ के जैसा है। जिस तरह से अर्थ का 24 आवर्स है, इसी तरह से मार्स का भी 24 पॉइंट समथिंग आवर्स है। तो लगभग जिस तरह से अर्थ का एक दिन है 24 आवर्स का, मार्स का भी उतना एक दिन है, लगभग अर्थ के जैसा ही रोटेशन है मार्स का। ओके, सारे प्लैनेट्स में सबसे ऊंचा, जिस तरह से आपको अर्थ पे माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन है, टॉलेस्ट माउंटेन है पूरे सोलर सिस्टम में। अगर सवाल आए टॉलेस्ट माउंटेन कहां है, तो मार्स पे ही है, और उस माउंटेन का नाम है ओलंपस मून्स। तो ओलंपस मून्स है टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम, और ये मार्स के ऊपर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्स भी हो गया। अब हम आपको पढ़ाएंगे जुपिटर। जुपिटर को जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। जुपिटर को जोवियन प्लैनेट के साथ साथ लॉर्ड ऑफ द हेवेंस भी बोलते हैं। जुपिटर जो है बच्चा, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसीलिए जुपिटर का आप कह सकते हैं, इसका बड़ा प्लैनेट है, ये सबसे बड़ा है जुपिटर, तो रोटेशन भी सबसे तेज है इसका। मतलब अपने एक्सीस के आसपास रोटेशन भी इसका बड़ा तेज है जुपिटर का। ओके, चलिए, जुपिटर लार्जेस्ट है। अच्छा, मार्स में 2 मून है, मरकरी में कोई नहीं, वेनस में कोई नहीं, अर्थ में 1 मून है, मार्स में 2 मून या 2 सैटेलाइट्स है, फोबॉस और डेमोस, है ना। डेमोस सबसे छोटा है। जुपिटर में आपको 95 प्लस मून्स देखने को मिलेंगे। मैंने प्लस इसलिए लिखा क्योंकि कुछ बुक्स में आपको 70 या 80 देखने को मिलेंगे। आज से 10 साल पहले कोई बुक बनी है, तो दिन ब दिन मून्स और डिस्कवर होते हैं, तो इसलिए प्लस लिखा मैंने। हो सकता है ये वीडियो आप 3 साल बाद देखें, तब 95 के बदले 97 हो। चलिए, तो 95 प्लस मून्स या 95 प्लस सैटेलाइट्स जुपिटर के आसपास रेवोल्यूशन करते हैं। हर एक प्लैनेट या मैक्सिमम प्लैनेट्स के आसपास अपना मून भी है, अपना सैटेलाइट भी है। जुपिटर में 95 मून्स है। जुपिटर में आप 95 मून्स है, और जुपिटर सबसे लार्जेस्ट खुद प्लैनेट है, लेकिन इसी का ही लार्जेस्ट मून है। सब जितने भी मून्स हैं आपको बताऊं, जुपिटर में तो सिर्फ 95 मून्स है। यहां पे इस सबसे ज्यादा मून सैटर्न में देखने को मिलेंगे 165, लेकिन जितने भी मून्स है सोलर सिस्टम में, जुपिटर का ही सबसे बड़ा मून है। तो 95 मून्स में या ओवरऑल सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट मून या लार्जेस्ट सैटेलाइट जुपिटर का ही है। जुपिटर खुद भी लार्जेस्ट है, और पूरे सोलर सिस्टम में इसी का लार्जेस्ट मून भी है, लार्जेस्ट सैटेलाइट भी है, जिसको गाइनीमेडा बोलते हैं। ओके, अब याद रखना, गैलीलियो ने 4 जुपिटर के मून्स को डिस्कवर किया था। एक तो उनमें गाइनीमेडा है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून है, सबसे बड़ा सैटेलाइट है। दूसरा लो है, तीसरा यूरोपा है, और चौथा है कैलिस्टो। ये जो 4 सैटेलाइट्स हैं, ये जो 4 मून्स है जुपिटर के, इसको गैलीलियो ने डिस्कवर किया है, इसीलिए इन 4 को 4 गैलीलियन मून्स भी बोलते हैं। बहुत बारी सवाल आया है। ओके, उसके साथ साथ
बच्चा जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है और ये बार बार आए हैं ये सवाल, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मैं आपको कल के सेशन में दिखाऊंगा कि ये सारे सवाल आए हुए हैं। अब देखो, जुपिटर बड़ा है तो इसी का सबसे फास्टेस्ट रोटेशन है, फास्टेस्ट रोटेशन करेगा तो जल्दी छोटा दिन इसका होगा, फास्टेस्ट रोटेशन करेगा तो छोटा दिन इसका होगा, फास्टेस्ट रोटेशन या शॉर्टेस्ट डे इसका है, या शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड इसका है, सिर्फ लगभग 9.8 अर्थ आवर्स के जितना आपको जुपिटर का जो सबसे बड़ा है उसका इतना ही रोटेशन टाइम है, ठीक है ना। मतलब 9.8 आवर्स में ही जुपिटर एक पूरा रोटेशन करता है, अर्थ का रोटेशन तो 24 आवर्स के लगभग है, बराबर है। चलिए, अब जुपिटर जो है उसको लॉर्ड ऑफ द हेवंस भी बोलते हैं। जुपिटर पे आपको बहुत बड़ा, जब आप देखते हैं जुपिटर को टेलीस्कोप में, बहुत बड़ा रेड स्पॉट देखने को मिलेगा जिसको ग्रेट रेड स्पॉट बोलते हैं। अब इसके अलावा आगे चलते हैं, सैटर्न। सैटर्न का डेंसिटी सबसे कम है पूरे सोलर सिस्टम में। अच्छा, हाईएस्ट डेंसिटी वाला प्लेनेट आपका अर्थ है, जो हम अर्थ में ही आपको पढ़ाएंगे, लेकिन लोवेस्ट डेंसिटी आपको कहां पे देखने को मिलेगी? सैटर्न में। कहां पे? सैटर्न में। इतना कम डेंसिटी है सैटर्न का, बोलते हैं कि पानी के ऊपर अगर सैटर्न को छोड़ेंगे तो सैटर्न फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, इतना इसकी डेंसिटी कम है। लेकिन सबसे ज्यादा डेंसिटी अर्थ की। चलिए, सैटर्न के एटमॉस्फेयर में मीथेन ज्यादा देखने को आपको मिलेगा, यह पॉइंट याद रखना। सैटर्न ऐसा प्लेनेट है जिसमें सबसे ज्यादा मून्स है। अच्छा, एक पॉइंट तो भूल गया बताना, ये जो आउटर प्लेनेट्स है या जोवियन प्लेनेट्स या गैसेस प्लेनेट्स, इसके आसपास रिंग्स देखने को मिलेंगे। जुपिटर में भी आपको थोड़े से ऐसे ऐसे रिंग्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा रिंग्स और सबसे ज्यादा रिंग्स जो दूर से दिखते हैं वो सैटर्न के ही है, ठीक है। यहां तक याद रख, यहां पे याद रखना, सबसे ज्यादा रिंग्स अगर आपको देखने को मिलेंगे वो सैटर्न की ही है। सबसे ज्यादा रिंग्स यहां पे लिखा है, यहां पे देखो ना, सबसे ज्यादा ऐसे एरो इंक्रीज करके दिखा है, तो कुछ ना कुछ आइडिया मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा रिंग्स आपके सैटर्न के हैं। अब ये जो चार है ना, आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स या गैसेस प्लैनेट्स, इनमें रिंग्स क्यों है? क्योंकि इनमें गैसेस है, और गैसेस है, डस्ट है, आइस है, तो ये थोड़े से ना रिंग्स बनाए हैं। सैटर्न जो है ना, सैटर्न के रिंग्स ऐसे हैं, ये पूरा आपको ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है वैसा दिखता है। सैटर्न के रिंग्स ऐसे दिखते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ये सैटर्न दिखता है। चलो, अब यहां पे ये जो सैटर्न है बच्चा, एक सेकंड यहां पे पहुंचे। सैटर्न में आपको मैक्सिमम मून्स देखने को मिलेंगे। ओके, 146 प्लस मून्स है यहां पे, और सैटर्न का सबसे जो मून है बड़ा वो है टाइटन। टाइटन के बारे में खास बात याद रखना, टाइटन है सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। गाइनीमीडा है लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, लेकिन टाइटन है सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। देखो, टाइटन सबसे बड़ा जुपिटर है लार्जेस्ट, लेकिन सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट आपको सैटर्न मिलेगा, और जुपिटर का सबसे बड़ा है और सैटर्न का भी सेकंड नंबर पे है। तो कहने का मतलब देखो ना, सैटर्न सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा प्लेनेट है, सैटर्न का ही सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे मून है वो है टाइटन। इस तरह आप याद रख सकते हैं। लेकिन टाइटन के बारे में खास बात याद रखना, जो बहुत बार आया है सवाल, टाइटन एक ऐसा मून है, एक ऐसा सैटेलाइट है, मून या सैटेलाइट बोलो एक ही बात है, जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ के जैसा है, अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर है। ओके, अच्छा याद रखना, ये आउटर प्लैनेट्स जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो आउटर प्लैनेट्स है, गैसेस प्लैनेट्स है, जोवियन प्लैनेट्स है, उनमें रिंग्स देखने को मिलेंगे। जुपिटर में भी रिंग्स है, सैटर्न में भी, यूरेनस में भी, नेपच्यून में भी रिंग्स है, लेकिन सबसे डिस्टिंक्टिव, सबसे अच्छी तरह क्लियर रिंग सिस्टम या डिस्टिंक्टिव या दूर से दिख रहे रिंग्स अगर कहीं पे प्लैनेट में देखने को मिलेंगे वो है आपका सैटर्न। सैटर्न, ओके, सैटर्न है ना। अच्छा, मैंने ऊपर भी आपको सैटर्न बोला ना, बिल्कुल यहां पे भी सैटर्न, आपको यहां एक सेकंड, यहां पे भी सैटर्न ही बताया। तो सैटर्न में डिस्टिंक्टिव रिंग सिस्टम है, और ये किसने बोला? सैटर्न के रिंग सिस्टम को डिस्कवर किसने किया 1655 में? वो है सी हाइगन्स। याद रखना, सैटर्न, ये रिंग्स किसके बने हैं? अभी मैंने बोला आइस के, रॉक्स के, डस्ट के बने होते हैं, ठीक है। ओके ओके, गैस भी इसमें होता है। चलिए, अब सैटर्न मैंने अभी बोला गैलेक्सी की तरह ही है, तो सैटर्न को बोलते हैं गैलेक्सी लाइक प्लैनेट। सैटर्न के रिंग्स जो है ना वो ऐसे गैलेक्सी की तरह दिखते हैं, और सैटर्न को बोला जाता है ज्वेल ऑफ सोलर सिस्टम। सैटर्न को क्या बोला जाता है? ज्वेल ऑफ सोलर सिस्टम भी, ये भी पॉइंट याद रख लेना। अब है यूरेनस। यूरेनस जो है ये बोलते हैं सोया हुआ प्लैनेट है, ये लेटा हुआ प्लैनेट है, क्योंकि इसका टिल्ट है ना वो सबसे ज्यादा है। आपको पता है, ये अगर अर्थ है, अर्थ का भी ऐसे टिल्ट है, जब हम अर्थ पढ़ाएंगे तो टिल्ट आपको बताएंगे, टिल्ट के आसपास ही ये अर्थ अपना रोटेशन करता है। लेकिन ये जो सैटर्न है, सैटर्न का टिल्ट पता है कितना है? सैटर्न का टिल्ट
इतना है, 98 डिग्री सैटर्न का टिल्ट है। सैटर्न ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। तो यूरेनस की बात कर रहा हूं। यूरेनस का हाईएस्ट टिल्ट है, यूरेनस का 98 डिग्री टिल्ट है, तो ऐसे ऐसे घूमता है। चलिए अब मैं यही आपको पढ़ाऊंगा। एक सेकंड। यूरेनस में हाईएस्ट टिल्ट है रोटेशन, ये 90 डिग्री से ज्यादा इसका एक्सीस का टिल्ट है, ठीक है ना, 98 डिग्री। यूरेनस ऐसा, ये यूरेनस है, यूरेनस आप कह सकते हैं ऐसा, ये 98 डिग्री, ये है एक्सिस यूरेनस का, जिसके आसपास रोटेशन लगाता है। यूरेनस तो ऐसे रोटेशन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसका 98 डिग्री है, हाईएस्ट टिल्टेड एक्सिस पूरे सोलर सिस्टम में। अगर किसी प्लैनेट का है तो वो है बच्चा यूरेनस का, इतना याद रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है यूरेनस का, वो है ग्रीन प्लैनेट, यूरेनस को बोलते हैं। एक सेकंड, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि यूरेनस में भी बहुत कंसंट्रेशन का मीथेन पाया जाता है, ठीक है ना। यूरेनस में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन का मीथेन पाया जाता है, इसको ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। यूरेनस कोल्डेस्ट प्लैनेट है। अब सवाल, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन, तो आपके दिमाग में होगा कि नेपच्यून तो लास्ट में है, सन से बहुत दूर है, तो वही कोल्डेस्ट होगा, वो भी सेकंड नंबर पे कोल्डेस्ट है। लेकिन याद रखना, नेपच्यून से पहले यूरेनस ही सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि वहां पे नंबर 1 दिया है मैंने, मतलब सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। ये भी कोल्डेस्ट प्लैनेट है, लास्ट वाला नेपच्यून, लेकिन ये दूसरे नंबर पे, क्योंकि यहां पे -224 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपको देखने को मिला। माइनस का टेम्परेचर कोल्डेस्ट है। यहां पे जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर है कोल्डेस्ट प्लैनेट सेकंड नंबर का है ये नेपच्यून, वो है 214 डिग्री सेल्सियस ही। ओके, इसका टिल्ट ही ऐसा है कि सन एक जगह, इसका टिल्ट ही ऐसा है, इतना ज्यादा इसका ये लेटा हुआ प्लैनेट है कि सन एक साइड कभी जाता ही नहीं। तो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हुआ टेम्परेचर आपका यहां पे ही यूरेनस में सबसे कोल्डेस्ट यूरेनस है, नेपच्यून नहीं है। पॉइंट फिर से बोलूंगा, अगर सवाल आए ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट, तो नेपच्यून है, लेकिन दूसरे नंबर पे। अगर नेपच्यून भी ऑप्शन था, यूरेनस भी ऑप्शन था, तो याद रखना है नेपच्यून से पहले आपको यूरेनस टिक मारना है, क्योंकि ये सवाल एसएससी ने पूछा है। ओके, अच्छा, अब जो कि मैं आपको कल के लेक्चर में दिखाऊंगा। अब यहां पे हाँ, मैंने आपको बोला इसको डिस्कवर किया। देखो बाकी के प्लैनेट्स जो है ना, जितने भी थे, यूरेनस और नेपच्यून को छोड़ के, लास्ट 2 के छोड़ के, बाकी के जो है ना वो गैलीलियो ने ही देखे हैं, डिस्कवर किए हैं। और ये जो है ये डिस्कवर किया डब्ल्यू हर्शल ने। ओके, इतना क्लियर याद रखना। अब इसके 27 प्लस सैटेलाइट है। टाइटेनिया और ओबेरॉन इसका सबसे बड़े सैटेलाइट्स या मून्स है। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, इसकी भी रेट्रोगेट रोटेशन है, ये भी ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। यूरेनस और वेनस एक जैसे हैं, मैंने आपको बोला। अब लास्ट का नेपच्यून जो है, नेपच्यून जो लास्ट का, ये सबसे फारजेस्ट है फ्रॉम द सन। इसको ट्विन ऑफ द यूरेनस बोलते हैं, क्योंकि यूरेनस की तरह ही है ट्विन। सबसे स्लोवेस्ट या लॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन इसी का है, 1 साल, पूरा 1 साल इसका बहुत लंबा साल है, रेवोल्यूशन है सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाना। कोल्डेस्ट प्लैनेट ये भी है सेकंड नंबर पे, लेकिन इसको आइस गेट बोलते हैं नेपच्यून को। इसको डिस्कवर किया 2 बंदों ने, विरियर और एडम्स ने। 14 प्लस मून्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मून है नेपच्यून का वो है ट्रिटॉन। ओके, नेपच्यून में आपको ग्रेट डार्क सपोर्ट देखने को मिलेगा। जब आप नेपच्यून को देखते हैं, उस नेपच्यून पे आपको बहुत बड़ा डार्क स्पॉट देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं ग्रेट डार्क स्पॉट। जिस तरह से आपका ग्रेट रेड स्पॉट मैंने आपको बताया कि जुपिटर में है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये क्लियर हुआ। ऐसा नहीं सोचना कि पीडीएफ इतनी खराब हुई, हम आपकी टेलीग्राम पे और आपके एप्लीकेशन पे साफ पीडीएफ आपको दे देंगे, क्योंकि आप देख लेना एग्जाम के दिन इसी पीडीएफ से आपका सारा पेपर निकल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।